Hello, my dear students. Most important topics for NEET के इस next session में I welcome you all with all my heart. Dear students, आज हम respiration and plants के most important topics को discuss करेंगे. पिछले कुछ सालों से plant physiology बहुत important हो गई है. इन 5 चैप्टर्स से मिला के 10, 12, 14 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं. तो बहुत जरूरी है कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हो जो हमें हेल्प करेंगे लास्ट मिनट पर रिविजन्स करने के लिए. वैसे तो पूरे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जरूर हमें पता होनी चाहिए. आइए हम बात करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत जो है उसमें बेसिक्स बताए गए हैं. जैसे रेस्पिरेशन जो है वो एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, ये बात हमें पता होनी चाहिए. इट इज एम्फीबॉलिक, राइट. कैटाबॉलिक तो है बट एनाबॉलिक भी है, बिकॉज उसके इंटरमीडिएट्स को कुछ कुछ और बनाने में यूज करते हैं. एक्सर्गोनिक है, वो हमें पता ही है. C6H12O6 में 6O2 जुड़ेगा तो 6CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी मिलेगी, वो सब हम ऑलरेडी जानते हैं. मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, वो भी हम सब जानते हैं. इसके बाद में डू प्लांट्स ब्रीथ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कभी अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं. इसके बाद आता है एरोबिक और एनारोबिक का कॉमन स्टेप विच इज ग्लाइकोलिसिस. नाउ ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ग्लाइको मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन. तो पहले सुक्रोज के फॉर्म में जो खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम से या स्टार्च के फॉर्म में पेड़ों में स्टोर है, उसे तोड़ा जाएगा. अल्टीमेटली ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनेगा जो मोनोमर्स हैं और इनका ग्लाइकोलिसिस होगा. आइए ग्लाइकोलिसिस एक छोटी सी स्टोरी से फटाफट से आपको रिवाइज करा देती हूँ. आपको तो सब आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बस मुझे तो आपकी हल्की सी मदद करनी है, हल्का सा पुश लगाना है. ग्लाइकोलिसिस को में सबसे पहले ग्लूकोज है. ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज को एक फांस चुबा दी. फांस मतलब फॉस्फेट चुबा दिया, ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. एक एटीपी का यूज कर लिया. जैसे इसको फांस चुबाई से गुस्सा आया, इसका स्वरूप बदला और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. पर जैसे ही इसने एटीट्यूड दिखाया, हमने एक और फांस चुबा दी, एक और एटीपी यूज हो गई और नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. अब जब इसका एटीट्यूड बिल्कुल धराशायी हो गया, इसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ये 2 हिस्सों में टूट गया, पागल हो गया, धाप गया. पागल मतलब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया और धाप मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया जो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है. अब सारी कहानी 2 पागल की चलेगी. तो पागल से पागल एक ही बार बना एल्डिहाइड, अब पागल से बनेगा एसिड. एसिड बनेगा और एक फॉस्फेट भी जुड़ेगा. हमने फिर से एटीपी से मदद मांगी, एटीपी ने मदद देने से मना कर दिया. एटीपी ने बोला 2 बार उधार दे चुकी हूं तुमको, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में अपना जुगाड़ खुद करो. तो पागल यानी 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से मुझे बनाना है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यानी यहां पर एक तो मुझे फॉस्फेट चाहिए जो मैं इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस से लूंगी, और एक मुझे एल्डिहाइड से एसिड बनाना है, यानी मुझे एल्डिहाइड के हाइड्रोजन निकालने हैं तब जाके एसिड बनेगा. यानी मुझे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, वो हाइड्रोजन लेने के लिए NAD आएगा और उससे NADH2 बनेगा. तो यहां पे मुझे 2 NADH2 मिल जाएंगे जो भविष्य में मुझे 6 ATP दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो. क्लियर हो गया. चलिए, तो 3 पागल से बना 1,3-BPGA. अब सब एसिड्स ही बनेंगे. 1,3-BPGA के बाद बनेगा 3PGA. यहां पर फॉस्फेट निकलेगा, उधार वापस मांगने ATP आ जाएगी, यहां ATP बन जाएंगी. 3PGA से बनेगा 2PGA आइसोमर. 2PGA के बाद बनेगा पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. जिस स्टेप में पेप बनता है, पेप से याद रखना पेप्सी, पेप्सी मतलब प्यास लग रही है, यहां पर पानी रिमूव होता है, ध्यान रख लेना. चलिए, अब पेप के बाद बनेगा पाइरुवेट. तो पेप से पाइरुवेट बन रहा है. पेप मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और इससे बनेगा पाइरुवेट, यानी फिर से फॉस्फेट निकलेगा, फिर एटीपी उधार मांगने आ जाएगी वापस, यानी फिर एटीपी मिलेंगी. तो हमें जहां 1,3-BPGA से 3PGA बनता है वहां 2 ATP मिली, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल की कहानी चल रही है. और पेप से पायरुविक एसिड बनता है, वहां भी 2 ATP मिली. टोटल 4 ATP मिली. पर स्टेप नंबर 1 और 3 में 2 ATP यूज हुई थी, तो 4 - 2 यानी 2 ATP प्लस 2 NADH2 का हमें नेट गेन हो गया. नाउ इस पायरुविक एसिड की किस्मत क्या होगी, यानी ग्लाइकोलिसिस से पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया है, 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड हमें मिल गए हैं. इसकी किस्मत डिपेंड करेगी सेल की जरूरत पे कि आगे एरोबिक रेस्पिरेशन होना है या एनारोबिक. यानी इसके बाद हम क्विकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं अबाउट लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन. देखो ध्यान रखो, कोई भी फर्मेंटेशन होना हो, चाहे इसमें ग्लूकोज की लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, उससे भी और एटीपी नहीं बनाई जा सकती. एटीपी तो वही मिलेगी जो ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बन चुकी है. नाउ फिर
और ऊपर से जहरीले टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल, CO2 जो भी है, तो फिर ये हो क्यों रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो NaDH2 बन गए थे, मुझे इसे रीऑक्सीडाइज करना है ताकि ग्लाइकोलिसिस हमेशा चलता रहे, NAD का स्टॉक हमेशा बना रहे, ये बात ध्यान रखना। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंजाइम लगेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और अल्कोहलिक में लगेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एंड पहले लगता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज जो CO2 भी निकलवाता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन है प्लस CO2 भी निकलेगी। नाउ इसके बाद आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमें लिंक रिएक्शन आनी चाहिए। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के कारण साइटोप्लाज्म में बना है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स को पार करके मैट्रिक्स में आएगा। तो ये तो साइटोप्लाज्म में होता है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है, पर ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। इसमें बहुत आसान है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, यानी फिर से एक CO2 बाहर निकल जाएगा, कोएंजाइम में ऐड हो जाता है। इस स्टेप पर भी NaDH2 बनता है, यानी पायरुवेट से हाइड्रोजन खिंचता है, यानी एंजाइम जो है यहां पर लगता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक होलो एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, इसके कुछ कोफैक्टर्स हैं। ट्रिक याद कराती हूं, इसे याद रखना, टिप्पू की मां मतलब मैग्नीशियम आयंस, लाओ मतलब लिपोइक एसिड, तो टिप्पू की मां को लाओ, इससे याद रख लेना, याद रहेगा। चलो अब इससे हमें मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में, ये भी इसी मैट्रिक्स में होगी। TCA साइकिल में सबसे पहले इसका बाएं फैला के स्वागत करेगा OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इससे बनेगा सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। फिर आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, फिर सक्सेस करने की कोशिश यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फिर सक्सेसफुल बनेंगे यानी सक्सिनेट, फिर FM पर आ जाएंगे यानी फ्यूमरेट एंड मैलेट, और फिर वापस OA। इसकी ट्रिक बता देती हूं, इसकी ट्रिक है 3-2-1, यानी 1 क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 NaDH2 बनते हैं, 2 CO2 पूरे रिमूव हो जाते हैं, 1 FADH2 बनता है और 1 ही ATP बनती है वाया GTP। ATP कब बनती है स्टूडेंट्स? जब कोशिश करके सक्सेसफुल हो गए तो कमाई होगी, यानी जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है उस समय। और FADH2 कब बनता है? बड़ा आसान है, जब फ्यूमरेट बनेगा, F से फ्यूमरेट, F से FADH2, यानी जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तब FADH2 बनता है। नाउ ये कब बनते हैं? देखो बहुत आसान है, इनके दो तो कॉमन है। कब? जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बनता है तब, ठीक है। दूसरा, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है तब एक एक CO2 निकलता है और एक एक NaDH2 बनता है, ठीक है। और एक और बनेगा लास्ट स्टेप में, जहां मैलेट से OA बनता है, वहां CO2 नहीं निकलेगा। यानी 1 क्रेब्स साइकिल से अगर हम अब पूरा मैथमेटिक्स लगा लें तो 1 ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP का नेट गेन हुआ था मुझे, प्लस 2 NaDH2। अभी नीट 2022 में क्वेश्चन आया था जहां पर एरोबिक एनारोबिक कुछ भी मेंशन नहीं किया था और नेट गेन ऑफ ATP पूछी थी इससे ग्लाइकोलिसिस में। अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखो, कुछ भी नहीं दिया तो हम उसे एनारोबिक मानकर यही आंसर लगाएंगे, पर हाँ भविष्य में जाकर ये हमें 6 ATP दिलवा सकता है। लिंक रिएक्शंस में हमें 2 NaDH2 मिले हैं, ATP डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिली है, सबस्ट्रेट लेवल कुछ भी नहीं मिला है। और क्रेब्स साइकिल में ये हमें 2 3 मतलब 3 है ना, तो 3 3 9, ये 2 ATP दिलवा सकता है। इससे 1 से 3, 3 से 9 ATP, एक ATP रेडीमेड मिली गई है, यानी 1 क्रेब्स साइकिल से 12 ATP बनती है। पर कहानी एक ग्लूकोज की है, तो एक ग्लूकोज के लिए 2 लिंक रिएक्शन होंगी, तो 2 NaDH2, 2 क्रेब्स साइकिल होंगी तो 12 ATP, सब कुछ मल्टीप्लाई कर देना 2 से। ये तो मैं एक की कहानी बताई है। All enzymes are present in matrix except succinate dehydrogenase, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी बताया था, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड OP, इस सीरीज में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, वरना ये आप 1 शॉट में मैं मस्त तरीके से बताती हूँ क्लासेस में। अभी बस मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना याद रख लो इसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये जो NaDH2 बन रहे हैं 2 + 2 4 और यहाँ 6 हो जाएंगे, 2 क्रेब्स साइकिल यानी 10 NaDH2, 1 सेकेंड, 10 NaDH2 टोटल अभी तक मिल गए हैं, प्लस
1 क्रेब्स साइकिल में 1, लेकिन 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगी तो 2 FADH2। इनमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है। याद है फोटोसिंथेसिस में जब लाइट पड़ी थी तो इलेक्ट्रॉन और चक्कर ऊपर गया था, वो इलेक्ट्रॉन में ही तो ऊर्जा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ही तो हमने इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां घुसा दिया है। तो अब जब ये कॉम्प्लेक्स 1 से 3 से 4 पे जाएगा या ये 2 से 3 से 4 पे जाएगा तो अल्टीमेटली फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो हो जाएगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रोल एंड में आता है, टर्मिनल रोल, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कम रोल है। ये वो गुंडा है जो है तो पुलिस वाला, एक्चुअली गुंडा है पर है कमिश्नर। तो एंड में पता चलता है कि यार अपन तो उसको मेन विलेन सोच रहे थे, पर मेन विलेन तो ये तो इसका भी बॉस है, ये वो है। तो ऑक्सीजन छिपा हुआ है, लास्ट स्टेप में आएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ऑक्सीजन को पहुंचाई जाएगी इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है इसकी जो एनर्जी निकलेगी उससे प्रोटॉन पंप होंगे, और वो प्रोटॉन F0 F1 पार्टिकल से होके जब जाएंगे तो अपनी ऊर्जा देंगे रिश्वत की तरह कि हमें जाने दो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में। उस ऊर्जा से ATP बनाई जाएगी, ADP और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाया जाएगा। तो ATP सिंथेज का काम कौन करेगा? जो ATP बनवाएगा। F0 F1 पार्टिकल, या और अच्छा बोलना है तो F1 वाला जो हेड पीस होता है। ठीक है, तो इतने फंडे हमें आने चाहिए। एक बात और बड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना कि वैसे तो 1 NADH2 से NCERT ने 3 ATP लिखा है और यहां से 2 ATP लिखा है 1 FADH2 से, पर ये पुराना कॉन्सेप्ट है। न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 NADH2 से 2.5 ATP मिलती है और 1 FADH2 से 1.5 ATP मिलती है। टोटल लगाओगे तो 32 ATP हो जाएगा, ना कि 38। कभी 38 की जगह 32 ATP ऑप्शन आ जाए तो लगा सकते हो। एक चीज और है कि जब F0 F1 पार्टिकल से प्रोटॉन जाते हैं तो कितने प्रोटॉन से 1 ATP बनती है? पहले NCERT ने 2 प्रोटॉन लिखा था, पर अब NCERT ने चेंज कर दिया है और 4 प्रोटॉन करेक्ट चीज लिख दी है। तो इसको जरूर अच्छे से ध्यान रख लेना। इसके अलावा एम्फीबॉलिक पाथवे, वो तो हम जानते ही हैं, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की हमने बेसिक्स बात करी ली है। और इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और जो हमें आनी चाहिए वो है RQ वैल्यू। RQ वैल्यू का मतलब सिंपल सा है, CO2 कितनी निकल रही है अपॉन O2 कितनी यूज हो रही है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तो अपन जानते ही हैं, 6 CO2 और 6 O2 यानी 1 आता है। NCERT में फैट्स का दिया है और प्रोटीन्स का भी दिया है। देखो याद करवाती हूं आपको, ये दिया है ना 9, देखो कितना आसान है, आपको मजे आ जाएंगे। ये देखो F को उल्टा लिख दो 7 और P को उल्टा लिख दो 9 और पॉइंट लगा दो। ठीक है, बाकी एनारोबिक का कितना होगा? एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर रहे हो, 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। डन, आ गए मजे? सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतना हमको आना ही आना चाहिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। इनको जरूर रिवाइज करना है हमें, और मिलते हैं हम अगले सेशन में। टिल देन ऑल माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।